नमस्कार, मैं राजीव झा स्वागत करता हूं आपका एम केयर गुड न्यूज चैनल के इस बेहतरीन खास एपिसोड में। और आज के इस खास एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर सर आनंद वर्मा से, जिनके नेतृत्व में एम केयर परिवार दिन रात तरक्की कर रहा है। और इनका हम बेगूसराय की राष्ट्रकवि दिनकर की पावन धरती पर स्वागत करते हैं। सर, स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। सर, सबसे मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि माया केयर वेलफेयर सोसाइटी क्या है? माया केयर वेलफेयर सोसाइटी एक एनजीओ है जो लास्ट 2014 से रन कर रही है। और इसको बनाने के पीछे जो हमारा मकसद था वो एक ही था कि जो ऐसे बच्चे हैं जो आज टैलेंटेड है बट उनको कोचिंग्स के बिना आज गुजारा नहीं है, क्योंकि स्कूल की केवल पढ़ाई सफिशिएंट नहीं है। ऐसा मुझे लगता है, शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन देखने में ये आया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग की वजह से ही कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आती है कि वो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए उनको लगता है कि हम उतना ज्यादा अपने अंदर जो टैलेंट है उसको निखार नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने ये एकेडमिक एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने कुछ कोचिंग सेंटर्स के थ्रू इस एनजीओ को प्रमोट किया था और इसी को साथ में लेकर हमने वर्कआउट करना शुरू किया। और इसी को काम करते करते 2014 से लेकर 2017 तक हम इसी के ऊपर काम करते रहे और उसमें बहुत अच्छे और कड़वे अनुभव हमारे सामने रहे। तो कभी जब हम बैठेंगे इत्मीनान से तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। बट बेसिक मकसद था कि एकेडमिक जो एजुकेशन है उसको एक अच्छा हम प्लेटफॉर्म दे सके और बच्चों को एक अच्छी जगह दे सके जहाँ पर वो बैठकर अपने एजुकेशन को बहुत अच्छे से प्रमोट कर सके। तो इसका मेन उद्देश्य आपका यही रहा कि बच्चों को लेकर के एजुकेशन। सर, ये संस्थान बनाने का आइडिया सर आपको कहाँ से आया? ये आइडिया आया कि जब हमने अपने आसपास में देखा, सबसे पहली चीज तो हमारे घर में ही बच्चे थे, वो बच्चे जो कि बिना ट्यूशन के नहीं पढ़ पा रहे थे। और इरादा ये था कि दूसरे को बच्चों को पढ़ा के अगर हमारे बच्चे पढ़ जाते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और फिर एक चीज थी कि ये शुरू से एक जज्बा था कि कुछ ना कुछ अलग किया जाए। तो एक क्रिएटिविटी की गई जिसमें बहुत अच्छे टीचर्स ने हमारा सपोर्ट भी किया। काफी रिनाउंड स्कूल के जो टीचर्स थे उन्होंने हमारा सपोर्ट किया और हमने वो कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को एजुकेशन दिया। एक मिनिमम चार्जेस के ऊपर उन बच्चों को हमने एजुकेशन दिया। और ऐसे भी बच्चे थे जिनके पास में फीस देने के पैसे नहीं थे, तो हमने उनको भी वहाँ पर एनरोल किया और उनको भी बराबरी से उसी माहौल में उस एजुकेशन को लोगों को डिलीवर किया जो कि उनको चाहिए थी। तो माया केयर के बारे में तो हमारे दर्शकों को और हमें भी पता है, लेकिन एम केयर के बारे में हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। एम केयर बेसिकली इट्स एन ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कई डिविजन है इसके, जैसे एम केयर नेटवर्क है, एम केयर एंटरप्राइजेस है, हमारा एम केयर गुड न्यूज जो आपके सामने है जिसके चैनल पे मैं बैठा हुआ हूँ इस समय। इसके अलावा हमारा जो है एम केयर विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इट्स एन ISO सर्टिफाइड कंपनी। हमारा LLFI है, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि हमारा एक और वेंचर है जो एजुकेशन को प्रमोट करता है। इसके अलावा हमारा जो है एम केयर एजुकेशन है जिसको लेकर हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो एम केयर ओवरऑल इट्स एन ग्रुप ऑफ कंपनीज और बहुत सारे आगे भी डिविजन्स हैं। आने वाले समय में हमारे और भी डिविजन्स हैं जो इसके अंदर एनरोल होंगे, जस्ट लाइक एम कैफे है, एम शॉपी है। ये सारी चीज़ें भी आपके सामने आएंगी। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड ग्रुप ऑफ डिविजन्स ऑल्सो। सर, जहाँ तक हम और हमारे दर्शक जान रहे हैं कि माया केयर का सामाजिक कार्यों में योगदान रहा है, जैसे कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रक्तदान हो, पर्यावरण से रिलेटेड हो, या जो बच्चों की शिक्षा दीक्षा या मानसिक रूप से उनके विकास को लेकर करता है। इसके अलावा माया केयर का और क्या सामाजिक कार्यों में योगदान है? नहीं, ये चीजें सबसे पहले तो हमने एजुकेशन को लेकर काम शुरू किया था और बेसिक चीज थी कि एजुकेशन के साथ काम करते करते जो चीजें हमारे सामने आ रही थी उसमें था कि यार हम लाइफ सेविंग कैसे कर सकते हैं किसी के लिए। तो उसको ब्लड डोनेशन के ऊपर हम गए, प्लांटेशन के ऊपर हम गए, क्योंकि जो हमारी स्थितियां हैं आज की खासतौर पर शहरों की, कि वहाँ पर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है और एकमात्र साधन उसके लिए प्लांटेशन ही है जिसके थ्रू हम अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम थे जिसमें ऑर्फन हाउसेज हैं या ओल्ड एज होम है, जहाँ पर आज बहुत ही स्थितियाँ दयनीय हैं। तो वहाँ पर भी जाकर हम कुछ ना कुछ उनके लिए कर सकें, ऐसी एक प्रेरणा लेकर हमने उनके साथ में भी काम शुरू किया। और आज खुशी है कि पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर हमारे लोग हैं जो इस हमारे इस विचार के साथ में मेल खाकर और उन्होंने भी इसको आगे प्रमोट करना शुरू किया। सर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के लोगों में संशय की स्थिति है कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सफल हो पाते हैं या क्यों करें? इसके बाद सर आपका नाम एक सफलतम नेटवर्क मार्केटिंग में एक है, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं।
नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में कुछ भी कह पाना जैसे सूरज को दिया दिखाने के समान है। ये इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं जो शायद हमारे सोच में नहीं है, वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में आज बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं कि उनकी इकोनॉमी इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं बात करूं, आज एक कंट्री है जहां पर नाम नहीं लूंगा, जहां पर इंडस्ट्री बहुत लंबे समय से लगभग 70-80 सालों से इंडस्ट्री वहां पर वर्कआउट कर रही है और वहां देखें तो मोर देन 700 to 800 कंपनीज ऐसी हैं जो वर्ल्ड वाइड वर्कआउट करती है, पूरी दुनिया में काम करती है। इंडिया में अभी 140 करोड़ का देश है, वहाँ 138 करोड़ केवल 38 करोड़ लोग हैं, तब 700-800 कंपनीज वर्कआउट करती है। इंडिया के अंदर अभी 140 करोड़ का देश है और यहाँ पर गिनी चुनी कंपनियां हैं जो कि आज मार्केट के अंदर वर्कआउट कर रही हैं। मीन्स अगर ग्रोथ नहीं होती तो 38 करोड़ लोगों के बीच में 700-800 कंपनियों को का पनप जाना और उसको वर्ल्ड वाइड लेकर जाना, वहाँ वर्कआउट करना, ये एक टिपिकल टास्क होता है। लेकिन क्योंकि ये इजी गोइंग इंडस्ट्री है तो जहाँ पर हम बहुत आराम से इसमें आगे ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एक मैगजीन आती है फॉर्च्यून 500 करके, अगर उसको उठाकर आप देखेंगे तो पूरे हर साल वो छपती है। उसमें अगर टॉप अर्नर्स की आप लिस्ट देखोगे तो टॉप अर्नर्स की लिस्ट के अंदर आपको दिखाई देगा कि उसमें मोर देन 40 to 50% वो लोग हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमा के उस लिस्ट के अंदर एंटर होते हैं। अगर मैं उन्हीं में फॉर्च्यून 500 कंपनीज की बात करूं तो उन कंपनीज के अंदर भी मोर देन 40 to 50% वो कंपनीज हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो कि आज उस लिस्ट का हिस्सा है। मीन्स वो वहां पर उतना टॉप प्रॉफिट करके वहां तक पहुंचे। तो ये अपने आप में एक बहुत अमेजिंग फैक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो भी बिजनेस टाइकून्स हैं जिनको हम बोलते हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जस्ट लाइक बिल गेट्स की अगर मैं बात करूं, किसी टाइम में बिल गेट्स इंडिया में आए थे। रिपोर्टर्स ने उनको पूछा था कि अगर आप सॉफ्टवेयर बिजनेस में नहीं होते तो आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, तो उनका सीधा सिंपल सा एक लाइन में जवाब था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ। तो ये अपने आप में अमेजिंग चीज है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर जॉन सेस्टिना, जो कि वर्ल्ड के बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और उन्होंने आज तक 32,000 से ज्यादा कंपनीज को फाइनेंशियल एडवाइस किया है। आज भी वो कंपनीज को फाइनेंशियल एडवाइस करते हैं। आज भी लोग जाकर पूछते हैं कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, और जब भी उनका कोई इंटरव्यू आता है तो बड़े बड़े कंपनीज के एमडी सीईओ जो हैं वो अपने ऑफिस को ताला मारकर वहां बैठकर उनको सुनते हैं कि शायद कोई एक ऐसी लाइन मिल जाए जिसकी वजह से उनके बिजनेस को हाइट मिल सकती है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि आज भी लोग मेरे पास में आते हैं कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। वो बिजनेस में वो 8 से 10 तरीके की कंपनीज बिजनेस को रिकमेंड करते हैं, जिसमें वो नंबर 1 पे नेटवर्क मार्केटिंग को रिकमेंड करते हैं कि आपको अगर बिजनेस करना है, प्रॉफिटेबल बिजनेस में जाना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस आपके लिए कोई हो नहीं सकता। तो दिस इज द फैक्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इसकी ग्रोथ बहुत बड़ी है, इंडिया में अभी ग्रोइंग स्टेज में है। नाउ धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आ रहा है। किसी टाइम में जब हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने आप को एंटर किया था तो हमको जाकर लोगों को बताना होता था कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। आज एक अवेयरनेस है कि हाँ, कुछ इस तरीके का बिजनेस भी होता है जिससे लोग पैसा बना सकते हैं। और आज ये इसके अमेजिंग फैक्ट्स हैं कि आज जितना लोगों ने सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा, कई गुना पैसा वो महीने में बनाते हैं, जो शायद उनकी पूरे ईयर की भी इनकम नहीं होती। तो दीज आर द फैक्ट जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग आज की तारीख में प्रूवन बिजनेस बन चुका है, प्रूवन इंडस्ट्री है। और नो डाउट इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छे ढंग से ये ग्रो हो रहा है। वेरी सून सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसीज डिजाइन करेगी। और मैं भी अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि वो कुछ ऐसा क्रिएट करे कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग हैं वो सुरक्षित रहें, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं वो सुरक्षित रहें। क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये पूरे लोगों का एक ऐसा परिवार है जहां पर सारे के सारे लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं और सारे के सारे लोग अपनी ग्रोथ के साथ में एक दूसरे की ग्रोथ भी करते हैं। तो अगर कहीं गवर्नमेंट का एनरोलमेंट इसमें होता है तो हमारे लिए और पॉजिटिव होगा, जहां हम सेफ साइड होकर और अच्छे ढंग से वर्कआउट कर सकते हैं। सुना आपने कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के लोगों के मन में जो काफी संशय की स्थिति बनी हुई है, तो उसको दूर करने के लिए हमारे सर ने काफी सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नया ट्रेंड चला हुआ है, या दो ट्रेंड बोल सकते हैं हम लोग, कि एक जो सफल हो रहे हैं और दूसरे जो असफल हो रहे हैं। तो एक संशय की स्थिति बनी हुई है खास करके युवा में, यूथ में, कि नेटवर्क मार्केटिंग करें या ना करें। इसके विषय में सर आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? डेफिनेटली मैं
एक छोटी सी चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग एक देखा जाए तो वर्ल्ड का एक ऐसा इंडस्ट्री है जो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है। इस इंडस्ट्री के संग सबसे बेसिक चीज जो है वो ये है कि इसके अंदर किसी भी एज का और किसी भी तबके का आदमी आकर अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। और इस चीज को आज ये प्रूवन इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई रिसर्च रह गया है। फेल होने के जहां तक रीजन है, वो फेल होने के रीजन सिर्फ एक ही है कि लोगों ने कभी सिस्टम को फॉलो नहीं किया है। कुछ बने हुए नॉर्म्स होते हैं इंडस्ट्रीज के अपने, अगर हमको ट्रेडिशनल में काम करना तो उनके अपने कुछ नॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हमको जाकर ही सक्सेस मिल सकती है। ऐसे ही MLM इंडस्ट्री का भी कुछ नॉर्म्स है जिसके ऊपर जाकर हम सक्सेस ले सकते हैं। बट द थिंग इज कि लोग उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। लोगों को अगर हम ये सवाल करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं तो बोलते हैं कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ के लिए जो बहुत कुछ करना होता है वो करने के लिए तैयार नहीं है, या बहुत कुछ के लिए जो कुछ करना होता है उसके लिए भी वो तैयार नहीं है। बेसिक चीज है, अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, जो एथिक्स है उनसे दूर जाते हैं, जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के उनको फॉलो नहीं करते हैं। यही कारण है लोगों के फेलियर होने का। और जिन्होंने इसको फॉलो किया है वो 100% आज की तारीख में सक्सेसफुल है। क्योंकि आज इंडिया में एक बहुत जो इंडियन कल्चर के हिसाब से देखूं मैं तो इंडिया में आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको आज भी रिसर्च के तौर पे देख रहे हैं। चलो ठीक है, देखते हैं, और बहुत सारे रिसर्च करते रहते हैं, और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें उनके सामने आती हैं। मैंने कभी एक छोटी सी चीज सुनी थी कि एक साइंटिस्ट इंडिया में आया था और वो पूरी जिंदगी रिसर्च करते करते दुनिया से बाहर चला गया, लेकिन उसका रिसर्च का सब्जेक्ट कभी कंप्लीट नहीं हुआ। रीजन एक ही था कि उसका जो रिसर्च का सब्जेक्ट था वो सिर्फ एक था कि काले रंग की गाय को हरी घास खिलाओ, दूध सफेद क्यों आता है। तो ये सब्जेक्ट जो है, दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट, दिस इज अ प्रूवन। काली गाय हो, हरी गाय हो, लाल गाय हो, कैसी भी गाय हो, उसको चारा किसी भी रंग का खिलाओ, दूध कैसा आएगा, सफेद ही आएगा। इट्स अ प्रूवन फॉर्मूला। तो इसके ऊपर रिसर्च नहीं होती है, और जो लोग रिसर्च करते हैं दैट्स व्हाई दे आर फेलियर। काफी अच्छा जवाब दिया आनंद बाबा सर ने। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सर, जहां तक हम लोग देखे हैं, सुने हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका नाम एक सफलतम नामों में से एक है, और आज के जो यूथ हैं उनके पास डिग्रियां हैं लेकिन स्किल्स की कमी है, तो आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जो बेसिक है वो एक ही है। अल्टीमेट एम जो है ना हमारे पढ़ाई करने का या हमारे लाइफ में कुछ भी हम करते हैं, अनटिल अनलेस एक ही होता है कि हमारे पास बड़ा पैसा हो, हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो, हमारे पास इस दुनिया में पैसे से खरीदने वाली जो भी चीजें वो हमारे जिंदगी का हिस्सा बने। ये हर किसी की सोच है, लेकिन ये सोच लेने मात्र से उसकी जिंदगी में ये सारी चीजें उसके होने वाली नहीं है। सिर्फ उसके लिए उसको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, और कदम दर कदम उन लोगों के साथ में चलना पड़ेगा जो आज इस इंडस्ट्री के अंदर सफल है। और यही काम करके सारे लोग सफल हुए, यही काम करके हमने अपने आप को सफल किया है, और यही काम करके वो सारे लोग जो आज यूथ एज है, यूथ एज के बाद में अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर ये सिस्टम, ये इंडस्ट्री अगर हम लोगों को यूथ एज में मिली होती तो शायद आज हम और बड़ा मुकाम हमारा होता। लेकिन थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय वर्कशिप कि ये जब भी मिला, लेकिन हमने इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद इसके संग सीखते हुए आगे चलना शुरू कर दिया। और एक सोच के साथ में शुरू से काम किया था कि जिता कर जीतना है, और वो सोच आज भी जिंदा है, और उसके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सुना आपने कि सर ने जो बताया युवाओं को, निश्चित तौर पे हम युवाओं को भी जो मकसद हमारी लाइफ में देखने लगता है उसको फॉलो करना चाहिए, और सर के मार्गदर्शन के अनुसार हम लोग को उस पर अनुसरण करना चाहिए। तो चलते हैं सर कार्यक्रम के अंतिम दौर में, लेकिन उससे पहले आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि माया केयर सोसाइटी की सफलता का राज क्या है? केवल एक ही राज है, सिंपल सा लिखा हुआ है, एक ही सोच जिता कर जीतना है। इसी के ऊपर हमने शुरू से काम किया, और इस सोच के साथ किया कि अगर हमारे लोग हमारे जीतते हैं तो हमारी जीत अपने आप है। अगर हमारे लोग बड़े होते हैं, हमारा इस परिवार के, एमके परिवार के लोग बड़े होते हैं, तो हम डेफिनेटली अपने आप बड़े हो जाएंगे। और इसी सोच के साथ हमने काम किया। जो सिस्टम था उसको खुद फॉलो किया और लोगों को फॉलो करने के लिए एंकरेज किया। जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया वो आज की तारीख में बहुत अच्छे ढंग से सक्सेसफुल है। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी थी, और जिसकी वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि एक जो सोच थी, उस सोच के साथ में हमने काम शुरू किया था। और वो सोच इतनी सी थी कि आने वाले कल में मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज का जब भी कभी नाम लिया जाए तो उसमें एमकेयर का नाम सबसे पहला लिया जाए। इस सोच के साथ काम शुरू किया था, और आज खुशी होती है कि जो पिछले 15 साल 20 साल पुरानी कंपनीज हैं उनके बीच में अपना एक स्थान बनाया एमकेयर ने। और आने वाला कल 2 से 3 साल के अंदर ये चीज भी दिखेगी
कि जो हमारी सोच है वो कितनी परसेंट सार्थक हुई। तो सर, अभी तक आपने जो बताया है कि हमारे युवाओं और जो जरूरतमंद लोग हैं, तो माया केयर उनके आर्थिक उन्नति में, उसमें जो युवा हैं या जरूरतमंद हैं, उनमें किस तरह से माया केयर की भूमिका रहेगी? एक छोटी सी भूमिका ही है, लेकिन वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर हमने मार्केट में लोगों को इंट्रोड्यूस किया है। वो कॉन्सेप्ट की देन ये है कि आज की तारीख में हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसा कमाने के लिए जो पैसा चाहिए वो होता नहीं, जरिया नहीं। दूसरी चीज, जो जिन चीजों की जरूरत है इस इंडस्ट्री में अपने आप को कामयाब करने के लिए, जस्ट लाइक एजुकेशन की जरूरत है, सिस्टम की जरूरत है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों के लिए लैप्स होती है। हमने वो सारी चीजों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और उस प्लेटफॉर्म को हमने बाकायदा एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में रखा है जिसका नाम है LLFI, मीन्स लॉयल लीडर्स फाउंडेशन एकेडमी ऑफ इंडिया, जो कि पूरी तरीके से लोगों को इस चीज के लिए एनकरेज करती है कि आप एजुकेट होइए, ये सिस्टम क्या है इसके लिए जानकारी लीजिए, उसको सीखिए और सीख कर फिर आगे बढ़िए। और हमारे खुशी है कि हमारे टीम के बहुतायत लोग, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस एजुकेशन के साथ में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये एजुकेशन अगर बोला जाए तो वर्ल्ड वाइड एक ही है, बट फर्क इतना सा है कि उसको कौन कितने अच्छे ढंग से अपने साथ लेता है और उसके साथ कितनी दूरी तक चलता है, क्योंकि एजुकेशन की जरूरत हर कदम पर है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसको एजुकेशन की जरूरत है, बट लोग सीखना नहीं चाहते हैं, बिना सीखे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए भी वो फेलियर का कारण होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग सीख रहे हैं वो डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक सुरक्षा जो है वो 100% उनका है, उनका था और उनका ही रहेगा, जो लोग सीखने के ऊपर विश्वास रखते हैं। जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सर आपने बताई और निश्चित तौर पे हर सामाजिक कार्यों में माया केयर का योगदान मिल रहा है लोगों को। अभी हम बात कर रहे हैं आनंद वर्मा सर से और इनसे हम अंत में जानना चाहेंगे कि हर किसी के जीवन में सफल होने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, और किन किन बातों को खुद से दूर करना चाहिए। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि कोई भी क्षेत्र हो तो सफल होने के लिए किसी भी क्षेत्र में किन किन आदतों को अपनाना चाहिए और जो आदतें दूर करनी चाहिए, जो साधारण जीवन होता है उसमें क्या क्या करना चाहिए। सिंपल सा चीज है, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर किसी को सोने से पैसा आता है तो उसको सोकर भी उसका टाइम मैनेजमेंट और उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहां से भी चलता है, तो उसके लिए कोई बुराई नहीं। बेसिकली एक ही चीज है, सिस्टम हर किसी के लिए वर्कआउट करता है, एक जैसा वर्कआउट करता है। बट मैंने पहले ही बोला था कि सिस्टम के साथ अगर कोई खिलवाड़ होता है तो सिस्टम भी उसके साथ खिलवाड़ करता है। सिस्टम सिर्फ यही है, सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है कि आप जिस भी काम को कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो, उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको आप 100% फॉलो करो। सिर्फ यही है और इसी के बलबूते पर कोई भी किसी भी जगह किसी भी क्षेत्र में अपने आप को सक्सेसफुल कर सकता है। हाँ, अगर एक ही चीज है कि अगर आपको सिस्टम में कोई खामी दिखती है तो आप उसको हटा नहीं सकते हो। अगर हटाने का आपके अंदर जज्बा है तो जब भी हट सकता है कि आप उस सिस्टम का पार्ट बनो और लोगों को आप इस चीज के लिए समझा सको कि हाँ ये चीज यहाँ पर गलत है और इसको ठीक करने से इसको और एग्रेसिव कर सकते हैं और अच्छे से आगे बढ़ाया जा सकता है, तभी ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। लोग आज की तारीख में किसी भी चीज को देखने के बाद अपनी राय दे देते हैं, तो राय देने की जगह अगर वो उसके ऊपर काम करेंगे तो शायद उनको उसका महत्व ज्यादा समझ में आएगा। राय देना अच्छी चीज है, बट राय उसकी ही मानी जा सकती है जो खुद में सफल, जो आज की तारीख में खुद सफलता के लिए अगर वर्कआउट कर रहा है, खुद सक्सेस के लिए आगे बढ़ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो उसकी राय मे भी 100% पॉजिटिव हो सकती है। बट मे भी ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो उस जगह पर जिस चीज के लिए राय दे रहा है वो एप्लीकेबल ना होती हो या उसके लिए वो जरूरी ना हो, क्योंकि जो व्यक्ति सफल हो चुका है वो कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशन 100% एथिक्स को फॉलो करते हुए वहां तक गया होगा। और अचानक से अगर कोई बोलता है कि ये चीज यहाँ पर गलत है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होती है। एक्सेप्टेंस जब होती है कि अगर वो व्यक्ति उसको गलत साबित करने के लिए उसको वहां पर पूरा अपने आप को उस लेवल पे सक्सेस करके दिखाए बिना उसको किए हुए, जिसके लिए वो राय दे रहा है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो बिना किए हुए वो अपने आप को अगर सफल करके दिखा देता है तो फिर वो एक रोल मॉडल बन जाता है कि हाँ ठीक है, इसके बिना भी काम किया जा सकता है। तो सक्सेस के लिए सीधा सा एक ही चीज है कि सक्सेस के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, कोड ऑफ एथिक्स है, उनको 100% सिस्टम को
आपको फॉलो करना पड़ेगा, उनको फॉलो करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली बिकॉज विदाउट सिस्टम सर्वाइवल नहीं है। आप अपना सिस्टम बना सकते हो सकता है आपका सिस्टम और ज्यादा फ्रूटफुल हो, लेकिन जो सिस्टम ऑलरेडी रन कर रहा है वो हमेशा काम करता है और हर किसी के लिए काम करता है। आपका सिस्टम आपको बनाने के लिए हो सकता है कि 10 साल लगेंगे, लेकिन जो बना बनाया सिस्टम उस पर काम करके आप 1 साल में भी अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आपने निश्चित तौर से हम किसी भी क्षेत्र में हो, हमें सिस्टम के साथ चलना चाहिए। सर आप आए बेगूसराय, सभी को बहुत अच्छा लगा सभी को, और बेगूसराय की राष्ट्रकवि की दिनकर की धरती पर हम सभी आपका एक साथ आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और हमारे दर्शक चाहेंगे कि आगे भी आपका मार्गदर्शन हमें ऐसे ही मिलते रहे। 100% मैं सभी के साथ में हूँ और हमेशा जो भी चीजें हैं वो जो मेरे पास तक है, क्योंकि एक ही मैंने बोला सोच हमारी है कि जिता कर जीतना है, तो जो भी जीतने के लिए तैयार है मैं उसके साथ में हूँ, क्योंकि उसकी जीत में मेरी जीत लिखी हुई है। धन्यवाद सर से काफी अच्छी महत्वपूर्ण बातें हमें सुनने को मिली। हम चाहेंगे कि सर फिर से बिहार आए और हमें ऐसा ही आगे भी मार्गदर्शन मिलता रहे, और पूरे दर्शकों की तरफ से सर का मैं बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही पूरे एम केयर परिवार के साथ साथ आनंद वर्मा सर के सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यह आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें। इसी आशा के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। एम केयर गुड न्यूज चैनल, थिंक गुड, Do good.